जाने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र कर रही थी। अच्छा, एक लड़की की कहानी है ये। मैं अकेली सफ़र कर रही थी। वहाँ सभी अजनबी चेहरे ही थे। स्लीपर पर टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना जिंदगी के लिए एक संजीवनी संजीवनी के समान था। जिंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है। ऐसे माहौल से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी पर दूरी बनाकर चुपचाप आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी। इस चेहरे नहीं सॉरी इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से नज़र बचाकर उसे देखा। उम्र के ऐसे मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था मगर इतना भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया। चेहरे पर और सर पे मैंने सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश की मगर मुझे नहीं दिखे। एक लड़की है उसके पास आके बैठ गया। दोस्तों हैं तो देखो। हेलो। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए काफ़ी दिन हो गए थे मुझे। ज़्यादा तो नहीं थे सफ़ेद बाल मेरे सर पे मगर इतने ज़रूर थे कि गौर से देखे तो नज़र आ जाए। मैं उठकर बाथरूम गई। हैंडबैग से फेसवॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया। अजीब सा मुंह बनाकर शीशा बैग में डाल दिया तो वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा सॉरी। भागकर चढ़ा था तो पसीना आ गया था। थोड़ा सूख जाएगा तो अपनी जगह पर वापस बैठ जाऊंगा। फिर वो अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात मुझे बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उसमें ऐसा क्या था, आज तक मैंने उसे नहीं बुलाया। एक बहुत आगे 10 सालों में भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया। पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ शायद इसलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला नहीं पाई उसको मेरा चेहरा भी याद नहीं। माना कि औरतों और लड़कियों को ताड़ने की इसकी आदत नहीं मगर पहचाने भी नहीं। शादीशुदा हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, जानती थी। इसके साथ इतना मुश्किल है इसके साथ रहना मुश्किल है मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने ख्यालों को अपने सपनों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी कि कुछ पल उसके साथ गुजारूँ। माहौल दोस्ताना ही रहे मगर रहे तो सही। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम में मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट को चोरी से छुपा कर देखा करती थी। उसकी हर कविता हर शायरी खुद को खोजा करती थी। पर हाय, वो है तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की पींगे नहीं चली, ना कभी इजहार हुआ। हाँ वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई। वो फौज में चला गया। अरे फिर उसकी शादी हुई। जब भी गांव गई उसकी सारी खबर लेती थी। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया। वो आराम से खिड़की के पास मोबाइल में लगा था। इतना तो ने देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती,
कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोलकर देखे, तस्वीर मिलाई, वही था, पक्का वही। कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिला पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकते। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान ले। फिर और कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसा का वैसा था। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया, सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। वह बोला लगा दो। टीटी कहाँ का बनाऊं? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया, मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा। टीटी से बोला कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बना दी और पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया कानपुर में कहाँ रहते हो? अरे वाह, वाह भाई वाह। वह मोबाइल में नजर गड़ाए हुए बोला कहीं नहीं। वह चुप हो गया तो मैं फिर बोला किसी काम से जा रहे हो? सॉरी, मैं फिर बोली किसी काम से जा रहे हो? वह बोला हाँ। अब मैं चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बात कर रहा था और अजनबी से कैसे पूछ लूं कि क्या काम है। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ लिया वहाँ शायद नौकरी करते हो? उसने कहा नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा तो किसी से मिलने जा रहे हो? वही संक्षिप्त उत्तर नहीं। आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम के सफ़र कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला ये भी पूछ लो क्यों जा रहे हो कानपुर? अरे मेरे मुंह से जल्दी से निकला बताओ क्यों जा रहे हो? फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए भैया आवाज़ कम कर ले। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफ़र पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता। अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। नॉर्मल नहीं रह सकी मैं। मगर मन के भावों को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके पूछा कहाँ है वो दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला यहीं मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया। क्योंकि उसे पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वो दिल्ली से कानपुर तक सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली, आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिमाण में आंखें भीगनी तो हुई थी। बोला बोला रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई। मैं बस इतना ही कह पाई तुम मर्द होना नहीं समझ सकते। वह बोला क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ इसलिए एक कवि और लेखक भी हूँ। सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल कल ही रक्षाबंधन था इसलिए बहुत भीड़ है। तुमको यूं ही अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या करती? उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था। मैंने मजबूरी बताई। ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफ़र करके अकेली कैसे आएगी।
भाई शादी के बाद भाई रहे नहीं, भाई शादी के बाद भाई मेरे भाभीयों के हो गए, मम्मी पापा नहीं रहे, कहकर मैं उदास हो गई। वह फिर बोला, तो पति को तो समझना चाहिए, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा भी नहीं कर लेती हूँ अकेले सफ़र। अपनी सुनाओ कैसे हो? अच्छा हूँ, कट रही है ज़िंदगी। वो बोली, मेरी याद नहीं आती। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया। वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो फिर मैं फिर बोली, सॉरी, यूं ही पूछ लिया, आप परिपक्व हैं, कर सकते हैं ऐसी बात। उसने शर्ट की बाजू से बटन खोलकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती, पर कम वक्त ये तेरी याद दिला देता है। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वह बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैंने डरते हुए पूछा, तुम्हें छू लूँ? वह बोला, पाप नहीं लगेगा। मैं बोली, नहीं, छूने से नहीं लगता। और फिर मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़ कर चली गई। बहुत सी बातें हुई। ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर छोड़कर गया, रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। जम्मू थी उसकी ड्यूटी, चला गया। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर नहीं लिए थे। हालांकि हमारे बीच कभी नापाक कुछ हुआ नहीं था। एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना भी ज़रूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी, मुझ पर वर्णन नहीं कर सकती, उसके परिवार पर पता नहीं। लोक लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज उससे मिले 1 साल हो गया। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी सफ़र कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझ के दिल ने डिब्बे में बैठ का टिकट लिया हुआ है। अकेली हूँ, ना जाने दिल क्यों पास बैठा है, क्यों आस पाले बैठा है कि आज फिर आएगा और पसीना सुखाएगा, इस खिड़की के पास बैठेगा। एक सफ़र वो था कि जिसमें कोई हम सफ़र था, एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हम सफ़र है। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है, देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है। अरे भैया, ठीक है, है है भी पानी।